गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आयुष्य एकेडमी पर। आज है 6 दिसंबर 2025। देखते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, सिरपुर विरासत परिसरों को हाल ही में किस संगठन की विश्व विरासत सूची के औपचारिक नामांकन के लिए आगे बढ़ाया गया है? तो ये यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची जारी करता है और पर्यटन स्थलों को उसमें शामिल करता है। उसमें सिरपुर एक छत्तीसगढ़ की एक जगह है, उसको शामिल करने के लिए उसका नाम दिया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के सिरपुर विरासत परिसर जो बौद्ध, जैन और हिंदू संस्कृति के प्राचीन केंद्र रहे हैं, यूनेस्को विश्व विरासत सूची के औपचारिक नामांकन के लिए इसको नाम इसमें आगे बढ़ाया गया है। सिरपुर में प्राचीन मोनेस्ट्री, स्तूप, मंदिर, शिल्प और शिलालेख पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वैश्विक पहचान, पर्यटन और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, भारत में कुल अभी तक 44 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। कितने हैं? 44। 44 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, विश्व विरासत स्थल है 44 है। ठीक है, और जिसमें से 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। देखिए, सबसे पहले जो यूनेस्को में शामिल हुआ था वो क्या हुआ था? वो ताजमहल सबसे पहले शामिल हुआ था 1983 में। इसके साथ ही अजंता की गुफाएं, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है, और एलोरा गुफाएं प्लस एलोरा गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है, और प्लस आगरा किला ये यूपी में है। ये साथ में शामिल हुए थे सबसे पहले। ये भी 1983 में, ये भी 1983 में, और ये भी 1983 में। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को हाल ही में किस दर्जे से सम्मानित किया गया है? तो ये इसको अभी की नवरत्न कंपनी बन गई है। क्या? नवरत्न कंपनी बन गई है। नवरत्न कंपनी, जैसे कि महारत्न कंपनियां होती हैं, ऐसे नवरत्न कंपनियां होती हैं जो महारत्न कंपनी से छोटे स्थान पर होती है ना। और आगे हम यहाँ पे देखते हैं, महारत्न कंपनी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी भारत में महारत्न कंपनियां हैं, है ना। चलिए, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, पहले इसके बारे में जानते हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है और हाल ही में से नवरत्न का दर्जा दिया गया, जिससे कंपनी को अधिक वित्तीय सहायता और विस्तार की स्वतंत्रता मिलेगी। स्वायत्तता और विस्तार की स्वतंत्रता मिलेगी। NRA पूर्वोत्तर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रिफाइनरी है। नवरत्न का दर्जा केवल उन कंपनियों को मिलता है जिनका लगातार प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा हो। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं महारत्न कंपनी के बारे में। महारत्न कंपनियां, तो महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि NTPC होगी, है ना। NTPC राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम जिसको हम क्या बोलते हैं? ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम बोलते हैं सेल। फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड जिसको हम बोलते हैं वेल। क्या बोलते हैं? वेल। फिर आती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। फिर आती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL। फिर कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब जिसको बोलते हैं गैल। ठीक है, और अब जैसे कि हम नवरत्न कंपनी की बात करते हैं, ये महारत्न कंपनियां थी, और जो नवरत्न कंपनी है उनको ही देख लेते हैं जो प्रमुख है ना। जैसे कि प्रमुख जो है वो है, जैसे बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड,
और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। फिर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नालको, ठीक है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और बहुत सारी है, रेल विकास निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां, नवरत्न कंपनियां जो प्रमुख हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है ना। इसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी ऐड कर लो, शिपिंग क्या कर रही हूँ, हाँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। विश्व मृदा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाते हैं। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मिट्टी के संरक्षण, उर्वरता, प्रदूषण रोकथाम और सतत खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसे FAO और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 से अधिक वैश्विक स्तर पर औपचारिक मान्यता मिली। मिट्टी जीवन, कृषि और पर्यावरण संतुलन का प्रमुख आधार है, इसलिए यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं भारत से रिलेटेड जितने भी, अभी पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी दिवस होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे हम सभी के बारे में लिखेंगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, जैसे कि विश्व मृदा दिवस है, तो ये विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर को मनाया गया, और इसको 2013 में UNO ने इसको मनाने की शुरुआत की थी। किसको? विश्व मृदा दिवस की। कब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2013 UNO ने इसकी शुरुआत की थी, 2013 से। और इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, गरीब के साथ साथ कृषि के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के शमन, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लिए मिट्टी के महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना। और आगे हम देखते हैं, जैसे कि 2 फरवरी है, कुछ पर्यावरण से संबंधित यहाँ पे दिवस देखते हैं। 2 फरवरी को बनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 3 मार्च को क्या मनाता है? 3 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड लाइफ डे। और 20 मार्च को मनाते हैं, 20 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को क्या मनाता है? 21 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। आगे हम देखते हैं 22 मार्च को, तो 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। और 22 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं? अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है ना, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। और ये 5 दिसंबर क्या हो गया हमारा? विश्व मृदा दिवस। इसके साथ देखो, पहले 17 जून को मरुस्थलीय दिवस करते हैं, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाते हैं,
है ना, तो ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का पहला भारतीय कैंपस कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है गुरुग्राम, हरियाणा में। कहाँ खोला गया है? हरियाणा में। और ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने भारत में अपना पहला कैंपस गुरुग्राम में शुरू किया। यहाँ 2026 से कक्षाएं शुरू होंगी। यह कदम भारत की विदेशी विश्वविद्यालयों की एंट्री और वैश्विक शिक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। अच्छा, यहाँ इस पे ना एक यूवी ब्लॉक मॉडल करके बहुत फेमस हुआ है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं कि इसमें प्रमुख क्या है ना। तो भारत ने, जैसा कि पता है, इसमें यूवी ब्लॉक मॉडल पर आधारित पढ़ाई होगी। क्या होगी? वीयू ब्लॉक मॉडल। ये क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, इस पर आधारित होगी पढ़ाई, है ना। इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या, है ना, ये क्या है, इस टर्मोलॉजी को समझते हैं यहाँ पे। तो देखो, इस मॉडल में छात्र एक समय में सिर्फ एक विषय पढ़ता है, मतलब एक समय में एक विषय, एक समय में एक विषय। एक समय में एक विषय का क्या मतलब होता है? जैसे कि जो 4 सप्ताह के छोटे ब्लॉक में पूरा होता है, जैसे कि 4 सप्ताह तक हम एक ही विषय पढ़ेंगे, 4 वीक। इसका ये जो टाइम रहता है, कितना टाइम रहेगा एक सब्जेक्ट का, मतलब 4 हफ्ते तक हम सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे, ऐसा, ठीक है। 4, तो इससे क्या होता है, इससे जैसे कि पहले एक सब्जेक्ट हमने 4 हफ्ते तक एक सब्जेक्ट पढ़ा, कंप्लीट किया, फिर दूसरा सब्जेक्ट आया, फिर वो कंप्लीट किया। ऐसे करने से कक्षाएं वर्कशॉप स्टाइल में होती हैं, जहां शिक्षक और छात्रों के बीच इंटरेक्शन और सीखने का अवसर मिलता है। यह मॉडल ऑस्ट्रेलिया में बेहद सफल और 94% पास रेट देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ना 94% तक पासिंग जो रेट है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज होती है ना। पासिंग रेट क्या होती है? इंक्रीज होती है। और विशेष रूप से पहली पीढ़ी के छात्रों और वंचित वर्ग के लिए ये मॉडल बहुत उपयोगी साबित हुआ है। मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में भी ये अपनाया गया है। इसको यूवी जो मॉडल है, वीयू ब्लॉक मॉडल जो है, ये मलेशिया और श्रीलंका में भी चल रहा है। हर साल भारत में 1.7 मिलियन से ज़्यादा छात्र 80% से अधिक अंक लाते हैं, लेकिन सीमित शिक्षण संस्थान, विदेश में महंगी पढ़ाई होने के पीछे ये सारी चीज़ों से हम वंचित रह जाते हैं, शिक्षा से बाहर नहीं जा पाते। तो अब जो वीयू का एक नया कैंपस है, वो भारतीय छात्रों को सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा उपलब्ध कराएगा, वो भी बिना विदेश जाए, ठीक है। और कौन कौन से कोर्स यहाँ पे होंगे? जैसे बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रिसर्च आधारित एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, रिसर्च आधारित ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी चीज़ें। यह कैंपस मेलबर्न के वीयू सिटी टावर जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। शिक्षा प्रणाली में ये बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है ना। चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेंट आर्ट फेस्टिवल का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया गया? तो ये कौन सा 15वां एडिशन था? कौन सा संस्करण था इसका? 15वां संस्करण था। ये चंद्रभागा बीच उड़ीसा में किया जाता है हर साल। ये इंटरनेशनली रूप से किया जाता है ना, इंटरनेशनल स्तर से किया जाता है। चंद्रभागा बीच उड़ीसा, चंद्रभागा नदी है, एक चंद्र और एक भागा, तो उनको चंद्रभागा नदी बनती है एक जगह पे, और जहाँ पे ये समुद्र में मिलती है उस बीच को बोलते हैं चंद्रभागा बीच। सेंट आर्ट फेस्टिवल भारत के उड़ीसा राज्य में कोणार्क के पास चंद्रभागा बीच पर होता है। विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने इस महोत्सव को वैश्विक पहचान दिलाई है। अच्छा, सुदर्शन पटनायक जो है ये बहुत बड़े रेत के कलाकार है ना, ये बालू से बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति बनाते हैं और इनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना। अगर कभी आए कि सुदर्शन पटनायक किससे संबंधित हैं, तो वो एक रेत कलाकार है। यहाँ रेत से अद्भुत मूर्तियां बनाई जाती हैं जिसमें संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक मुद्दों को दर्शाया जाता है। प्रत्येक वर्ष देश विदेश से कलाकार इस फेस्टिवल में भाग लेते हैं।
उड़ीसा के बारे में हम जानते हैं। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जैसा कि आप जानते हैं, और वो अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की विशेषताएं जानते हैं, जैसे कि यहाँ की जो राजधानी है वो क्या होती है, वो राजधानी है यहाँ की भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर है यहाँ की राजधानी। और इसको क्या बोलते हैं? भुवनेश्वर का उपनाम क्या है? मंदिरों का शहर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मंदिरों का शहर। ठीक है, टेम्पल सिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पल सिटी। क्योंकि यहाँ पे कभी 700 से प्लस मंदिर थे। कितने? 700 प्लस यहाँ पे मंदिर थे। अभी स्थापना दिवस इसका कब होता है? उड़ीसा का स्थापना दिवस होता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम इसका? उड़ीसा स्थापना दिवस मनाते हैं 1 अप्रैल को। और इसका मतलब, इसको जो पहचान मिली थी उड़ीसा को, वो 1936 में यहाँ की जो उड़िया लैंग्वेज है उसके कारण मिली थी। 1 अप्रैल 1939 को इसको उड़ीसा मतलब राज्य बोला गया था, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो उड़िया थी, है ना। जिससे भाषा के आधार पर ये बनने वाला भारत का पहला राज्य है जो आज़ादी से पहले का है। और आज़ादी के बाद अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है, जो कि 1956 में बना था। और इसी दिन इसको क्या मनाते हैं? 1 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस। उत्कल दिवस, ठीक है, इसका नाम उत्कल दिवस भी है। और चलो अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा चिल्का झील है, जो बहुत ही फेमस है यहाँ की, है ना। चिल्का झील होगी, चिल्का झील होगी। पुरी का मंदिर हो गया, पुरी जगन्नाथ मंदिर हो गया, रथ यात्रा होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उड़ीसा की बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है ना। उड़ीसा को पूर्वी भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में भी गिना जाता है। आगे हम देखते हैं, रेज़विट किस वर्ष का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? 2025। रेज, इसको क्या बोलेंगे हम? रेज बेट, ठीक है, रेज बेट। तो इसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका यूज कहाँ होता है? इसका उपयोग ऐसी सामग्री या पोस्ट के लिए होता है जो जानबूझकर गुस्सा, आक्रोश या विवाद पैदा करे। ऑनलाइन मीडिया और सोशल मीडिया में यह शब्द तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह शब्द डिजिटल युग में उपभोग की बदलती प्रवृत्तियों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। जैसे कि देखो, जो इसका अर्थ क्या होता है? ऑनलाइन सामग्री जो क्रोध, निराशा और उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए बनाई जाती है, अक्सर ध्यान या प्रतिक्रिया पाने के लिए, है ना। और जैसे कि 2024 में क्या था? 2024 का क्या था वर्ड ऑफ द ईयर? 2024 क्या था? ब्रेन रोट। क्या था? ब्रेन रोट। और 2023 का था रिज। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महाराष्ट्र ने किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अभी प्रेजेंट में अभी सबसे अधिक और सौर कृषि पंप स्थापना। महाराष्ट्र ने क्या किया है कि एक महीने में सबसे ज्यादा सौर कृषि पंप स्थापित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये कौन सी योजना के तहत बनाया गया है? इन्होंने एक महीने में कितने किए हैं? लगभग यहाँ पे देखिए 45,911। बाप रे, 45,911 सौर पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और सिंचाई सुविधाओं में बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, इससे डीजल और बिजली पर निर्भरता कम होगी, किसानों की लागत भी घटेगी। और ये किस योजना के तहत बनाया गया? इस योजना का नाम ध्यान रखिएगा, योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कुसुम योजना, जिसको बोलते हैं PM कुसुम, यू है ये, ठीक है, PM कुसुम।
जिसके तहत उन्हें केवल 10% या उससे कम भुगतान करना पड़ता है। सौर ऊर्जा लगाने के लिए उनको सिर्फ 10% किसानों को देना पड़ता है, बाकी सब सरकार देती है। चलो अभी हम यहाँ पे देखें महाराष्ट्र की प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। तो एक लेक लड़की योजना है। कौन सी? लेक लड़की योजना, ये लड़कियों को सशक्त करने के लिए है। और एक है मुख्यमंत्री सतत कृषि सिंचाई योजना, ये किसानों के लिए तालाब निर्माण के लिए है, किसानों के तालाब निर्माण के लिए काम करती है। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना, एक कौन सी है? नमो शेतकारी महासम्मान निधि। तो ये क्या है? किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए है। और प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना, ये सस्ता आवास देने के लिए है। और एक कौन सी है? पीएम जे करके है, तो ये है स्वास्थ्य सेवा के लिए, है ना। संजीव गांधी योजना है। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी सी एक सौर ऊर्जा से संबंधित भी कुछ योजनाएं देख लेते हैं, जैसे पीएम सूर्य घर योजना। तो पीएम सूर्य घर योजना कौन सी है? मुफ्त बिजली योजना है ये। और एक कौन सी है? पीएम कुसुम योजना, है ना, जिसके तहत ये महाराष्ट्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और कौन सी है? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना। और सौर पार्क योजना भी है, सौर पीवी मॉड्यूलर के लिए जो। और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन योजना भी है। मोढेरा सूर्य मंदिर का जो सौर ऊर्जाकरण है ना, वो भी गुजरात में मोढेरा गांव को 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है ना। मतलब 24 घंटे वहां पे बिजली रहती है। कौन सा गांव है? गुजरात का मोढेरा गांव है। तो वहां पे कौन सी योजना चलती है? मोढेरा सूर्य मंदिर का सौरीकरण, मतलब सौर ऊर्जा का। कौशल विकास कार्यक्रम सौर ऊर्जा क्षेत्र में कुशल कार्यवर्ग तैयार करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की नवीनतम वैश्विक रैंक क्या है? तो 6 नंबर पे भारत है। भारत अब तक 6 पोजीशन पे है, जो विश्व धरोहर स्थलों में कुल संख्या के आधार पर है। ठीक है। और फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे कौन सा आया? जैसे कि, क्योंकि अभी हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, भारत में कितने हैं यूनेस्को स्थल? कुल 44 है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? पहले स्थान पर है इटली। तो इटली के पास में कितनी यूनेस्को साइट्स हैं? इसके पास है 60। इटली के पास कितनी है? 60। और दूसरे नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पे आता है चाइना। तो चाइना के पास में कितने हैं? और फिर जो भारत है वो कितने नंबर पे है? 6th स्थान पे है। अच्छा, जो भारत का जो टॉप, 1 सेकेंड, हाँ, भारत में जो ताजमहल है वो भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ठीक है। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार की है। बिहार के जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये योजना मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार झा ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की। इसके तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को देश के प्रमुख ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। यह योजना बच्चों में ज्ञान, जागरूकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने हेतु शुरू की गई है। पहली बार यह योजना राज्य स्तर पर बच्चों के लिए इतने बड़े पैमाने पर शैक्षिक भ्रमण की योजना शुरू की गई है। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवरत्न दर्जा किस श्रेणी के उद्योग संस्थान को दिया जाता है? तो ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण जो होते हैं उनको नवरत्न कंपनियां मतलब नवरत्न कंपनियां किससे बनाया जाता है? जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपकरण होते हैं। अभी देखते हैं, नवरत्न दर्जा भारत के टॉप प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपकरणों को दिया जाता है। इससे कंपनियों को निवेश, परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और वित्तीय निर्णयों में अधिक स्वतंत्रता मिलती है। भारत के केवल चुनिंदा PSUs को ही यह दर्जा मिलता है। यह आर्थिक प्रदर्शन, लाभप्रदता और प्रशासनिक दक्षता पर आधारित है। चलिए आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और बताइएगा आपको करंट अफेयर कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद।